हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा की सीधी रेखा में गति समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 11 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, कोई वस्तु जब गतिमान मानी जाती है जब वह समय के साथ अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति बदलती हैं। समय के साथ साथ वस्तु भी अपनी स्थिति बदलती हैं। रैखिक गति को सीधी रेखा में गति के रूप में जाना जाता है। तो एक सीधी रेखा में गति का सूत्र भी बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ भी बराबर होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, ए होता है त्वरण और टी होता है समय। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने में घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल शामिल होता है। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती हैं तो घर्षण इन दोनों वस्तुओं के साथ साथ कार्य करेगा, इसलिए यह घर्षण दो वस्तुओं की गति का विरोध करेगा और गतिज ऊर्जा को गैर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, जो गर्मी या तापीय ऊर्जा है। उदाहरण के लिए हाथी को आपस में रगड़, देखिए, जैसे हाथों को आपस में रगड़ कर जो है गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जा सकता है। कदा जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो 113 का होगा 3, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो स्थानांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा वह संग्रहित ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण होती है। जब इसे छोड़ा जाता है तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो जब स्ट्रेच करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, जब छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा। कहता है कि 5 कूलम्ब के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है तो मूव करने में कितना कार्य जो है किया जाएगा? तो देखिए, तो किसी आवेश को विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र होता है W बराबर होता है Q इंटू भी। ठीक है, आवेश गुने W बराबर Q इंटू भी, यानी यहाँ पे देखिए Q आवेश है और भी विभवांतर है। ठीक है, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q बराबर हो जाएगा 5 इंटू 16, यानी 16 से 80 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, कहता है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G m1 m2 बट्टा में r²। ठीक, अब यहाँ पे कहता है उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दे, यानी ये होगा F समानुपाती 1/r², यानी F समानुपाती 1/2 का स्क्वायर, यानी F समानुपाती 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या होता है? 1/4 रह जाएगा। ठीक है, कितना? 1/4। तो यहाँ पे 1/4। नेक्स्ट, कहता है एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 116 का फर्स्ट। तो देखिए, द्रव्यमान यानी एम के किसी पिंड को त्रिज्या 2r से त्रिज्या 3r की कक्षा में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को की गणना गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का उपयोग करके किया जाएगा। देखिए, U बराबर होता है U बराबर G बट्टा में R। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए जो है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होने वाला है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा U, देखिए U 3r U 3r माइनस U 2r।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, तो माइनस जी, ठीक है, एम एम माइनस जी एम एम बट्टा में 3r, ठीक है, 3r। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जी एम एम बट्टा में 2r, बट्टा में कितना 2r, यानी इसका एलसीएम कितना होगा 6, तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कितना होगा, तो -1/6। ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा GMM/6r, ठीक है, GMM/6r, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब का संबंध कौन सा है, तो 117 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो E बराबर होगा 2/3p, तो किसी गैस की गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसके दबाव के समीकरण द्वारा संबंधित है, यानी E बराबर 2/3p, E बराबर क्या हो जाएगा 2/3p, ठीक है। तो गैसों के गतिज सिद्धांत से लिया गया है, जो बताता है कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के पूर्ण तापमान के समानुपाती है, गैस का दबाव भी उसके पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा और दबाव सीधे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 1 kg संहति का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है, 118 का तीसरा ऑप्शन देखिए, तो वह बल जिसके साथ पृथ्वी किसी पिंड को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के समीकरण द्वारा दिया जाता है, जो कि F बराबर क्या होता है mg, ठीक है, F बराबर mg, F होता है बल, m होता है द्रव्यमान का पिंड का द्रव्यमान, और g होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड के लिए वह बल जिसके साथ वह पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, तो ये हो जाएगा F बराबर 1 kg इंटू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 न्यूटन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। फिर कहता कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, तो ए ऑप्शन अरविंद खुराना द्वारा, तो पहली बार पूर्ण जीन जो है इस टीआरएनए का संश्लेषण 1972 में हरगोविंद खुराना और सहकर्मियों द्वारा प्रदर्शित किया गया। कृत्रिम जीन संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड में जीन को संश्लेषित और व्यवस्थित करने के तरीकों का एक समूह है। यह सिंथेटिक जीव जो है विज्ञान के रूप में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, इसके लिए जो है टेम्पलेट डीएनए स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। फिर है कि वोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी है, ए ऑप्शन एडमंड बेकरल। तो देखिए फोटोवोल्टाइक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर फोटोवोल्टाइक सेल में वोल्टेज या विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। फोटोवोल्टाइक प्रभाव की खोज सबसे पहले 1839 में एडमंड बेकरल ने की थी। उन्हें ल्यूमिनेसेंस और जो फॉस्फोरेसेंस पर उनके काम के लिए भी जाना जाता है। एडमंड बेकरल फोटोवोल्टाइक प्रभाव। मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था, 121 का होगा फ्रेंच सरकार। तो 1790 में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने इकाइयों की एक सरल दशमलव आधारित प्रणाली डिजाइन जो है करने के लिए डिजाइन अकादमी को नियुक्त किया। उसके द्वारा तैयार की गई प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह फ्रांसीसी क्रांति का एक उत्पाद है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर है, जबकि बड़ी दूरी के लिए इकाई किलोमीटर है। कहता ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का जो है दर्पण प्रयोग किया जाता है, 122 का देखिए 122 का जो राइट आंसर होगा
122 का जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट होगा, यानी अवतल दर्पण। तो देखिए, यानी ओ 122 में यदि देखें तो ENT ओरो, देखिए ओटो लेरी गोलोजिस्ट ENT विशेषज्ञ होते हैं। ENT का मतलब कान, नाक और गला है। जिस दर्पण का उपयोग ENT विशेषज्ञ द्वारा जो है किया जाता है वह है अवतल दर्पण। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वस्तु को फोकस के भीतर रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधी और बढ़ी हुई छवि बनाता है। फिर है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? 123 का होगा तीसरा ऑप्शन, R बराबर V/I। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा वह जो है इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। वह चालक में जो है लागू वोल्टेज और उसमें से गुजरने वाली विद्युत धारा के बीच संबंध से निर्धारित होता है। तो R बराबर क्या होता है? V/I। तो एक तार का प्रतिरोध R बराबर V/I द्वारा दिया जाता है, जहाँ V विभवांतर, I धारा। नेक्स्ट कहता हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक, चौथा ऑप्शन। तो देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों को जो है शरीर द्वारा अवशोषित करने के लिए जो है सरल रूपों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन के रूप में जाना जाता है। पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि भोजन के रासायनिक पाचन में मदद कर भोजन के टूटने में मदद करते हैं, ताकि भोजन के भीतर पाए जाने वाले पोषक तत्वों को जो है अवशोषित किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अंतर्ग्रहण प्रोटीन को विकृति करने और भोजन में बचे किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करता है। यह जो है पेप्सिनोजन को सक्रिय करके जो उन्हें पेप्सिन में बदलने में भी मदद करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? पांचवा ऑप्शन। तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड एक नरम हल्का पीला पानी में अघुलनशील लवण है जो प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशील के लिए जाना जाता है। इसका उपयोगी फोटोग्राफी में जो है इमल्सन के एक घटक के रूप में किया जाता है, जो फोटोग्राफिक छवि बनाने में मदद करता है। अपनी प्रकाश संवेदनशीलता के कारण जब सिल्वर ब्रोमाइड को जिलेटिन में निलंबित किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड एक फोटोग्राफिक इमल्सन बनाता है। कदा किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? 126 का तीसरा ऑप्शन, पाइसन। तो पाइसन एक तरल का एक दूसरे तरल में फैलाव है। पाइसन कुछ तंत्रों का उपयोग करके बनाया जाता है, जैसे कि जो अलोरन, जिसमें दो तरल पदार्थों को बिना किसी पारंपरिक घुलनशील के मिश्रित किया जाता है तथा उन्हें कुछ पाइसीकारो एजेंटों को जोड़कर स्थिर किया जाता है, जो उन्हें बिखरी हुई बूंदों की सतह पर एक फिल्म बनाते हैं। पाइसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिरक्षित प्रावस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। कहता है कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है? तो यहाँ पे होगा 5 ऑप्शन। तो देखिए, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक रूप से प्रभावित हुए बिना रासायनिक प्रतिक्रिया को दर मंद या तेज करता है। एक विषमांगी प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारकों से भिन्न चरण में होता है। एक सजातीय या समांगी प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक जो अभिकारकों के समान चरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलील का उदाहरण नहीं है? 128 का होगा सोडियम क्लोराइड घोल। तो शब्द देखिए, लियोफिलिक एक कोलाइड मिश्रण को संदर्भित करता है जो कोलाइड से बना होता है कथा जो उस तरल के प्रति दृढ़ता से आकर्षित होता है कथा जिसमें यह फैला हुआ होता है। यह कोलाइड के घोल को लियोफोबिक सॉल के रूप में जाना जाता है और इसे प्रत्यक्ष रूप से तैयार नहीं किया जा सकता। लियोफोबिक सॉल प्रकृति में अपरिवर्तनीय है। NaCl विलयन लियोफोबिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह एक वास्तविक घोल है जहाँ Na+ और Cl- आयन जो कोलाइड कण बनाए बिना जो विलायक के समान रूप से बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट
कहता है कि कौन सा जो है शोषण एक उदाहरण है, शोषण का एक उदाहरण है। तो देखिए स्याही में डूबा कॉटन। तो देखिए सोखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें रखना और अवशोषण दोनों एक ही समय में होते हैं। स्याही में डूबा हुआ कपास सूखने के कुछ उदाहरणों में से एक है जिसमें सूखना और अवशोषण दोनों शामिल है। सिलिका जेल पर पानी सूखना का एक उदाहरण है। सिलिका जेल की सतह पर पानी के अणु रहते हैं। पानी के अणु सिलिका जेल के बड़े हिस्से में प्रवेश नहीं करते हैं। इस स्पंज को पानी में भिगोना अवशोषण का एक उदाहरण है। इस प्रक्रिया में पानी की बूंदें जो विक वैन डेर वाल की मदद से जो स्पंज की तरह पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है कि किसको जो है लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यानी निसंक्रामक। तो देखिए कीटाणुनाशकों या निसंक्रामक से सीधे तौर पर मनुष्यों का इलाज नहीं किया जाता है। उनका उपयोग फर्श, दीवार और काउंटर टॉप्स जैसी सतहों पर सूक्ष्म जीवों को मारने या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निर्जीव वस्तुओं और सतहों पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लोरीन, कैल्शियम और सोडियम हाइपोक्लोराइट, आयोडोफोर, फिनॉल, इथेनॉल और क्वार्टनरी अमोनियम यौगिक सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक कीटाणुनाशकों में से प्रमुख हैं। तो यहाँ पे होगा नेक्स्ट। फिर कहता कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। तीसरा ऑप्शन नींबू का रस। तो देखिए पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होता है। 7 उदासीन है, 7 से नीचे अम्लीय को दर्शाता है, 7 से ऊपर वह क्षार को दर्शाता है। नींबू के रस का पीएच मान केवल 2 है, इसलिए यह अत्यधिक अम्लीय है। चूना पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पतले जलीय घोल का एक जो सामान्य नाम है। ठीक है, फिर कहता है कि यह जो है 12.4 पीएच के साथ प्रकृति में क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.34, ठीक है, 7.35 के आसपास होता है। ठीक है, 7.4 समझिए। फिर इसलिए यह प्रकृति में थोड़ा क्षारीय है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन यानी निष्प्रभावीकरण। तो अम्ल के घोल और क्षार के घोल की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहता है कि जब अम्ल यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया होती है तो घोल में पाए जाने वाले और संबंध आयन, नमक और पानी का जो उत्पादन करने के लिए बंधन बनाते हैं। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया प्रकृति में अत्यधिक उष्मा छिपी होती हैं। इस प्रकार प्रतिक्रिया का तापमान बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो कैल्शियम। तो देखिए पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम की यदि बात करें, पोटेशियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो देगा जब क्योंकि यह समूह फर्स्ट की धातु है जिसका परमाणु क्रमांक सोडियम से अधिक है। ठीक है, जो समूह 1 से भी संबंधित है। कैल्शियम समूह 2 का धातु है और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो कहता है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, यहाँ पे कैल्शियम। देखिए 134, क्वेश्चन नंबर 134 की यदि बात करें तो कहता है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए चूना पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के जो है जलीय घोल के लिए दिया जाने वाला सामान्य नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड वह गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल चूने के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बना देते हैं। जब चूने के पानी के घोल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को जब बुलबुला किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया या जो है बादलदार सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है, चौथा ऑप्शन
तो देखिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, सोना है, प्लेटिनम है, सोना है, प्लेटिनम है, तांबा है और चांदी है। सोना, प्लेटिनम, ठीक है, सोना, प्लेटिनम, तांबा और चांदी। चूँकि ये इक्विटी श्रृंखला के निचले भाग में पाए जाते हैं और इसलिए सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं 136 का दूसरा ऊष्मा छिपी। तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती हैं, ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कहलाती हैं। ठीक है, तो ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को ऊष्मा छिपी बोलते हैं। माचिस की तीली का उपयोग करके प्रकाश का जो मिलान करना इस प्रकार की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है जहाँ गर्मी और प्रकाश दोनों निर्मुक्त होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे होगा कोबालामीन। देखिए कोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का है कोबालामीन। कहता विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? 138 का होगा तो मछली का तेल। विटामिन ए दांतों, कंकाल और मुलायम उत्तकों जो श्लेष्मा झिल्ली और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आँख की रेटिना में रंग द्रव्य का उत्पादन करता है। मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत। कहता है कौन गर्म खून का है? तो ए फर्स्ट कबूतर। तो देखिए गर्म रक्त वाले जानवर शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रख सकते हैं और किसी भी तापमान सीमा में जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे किसी भी प्रकार के पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। पक्षी गर्म रक्त वाले प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है और बाहरी तापमान के साथ कहता इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा। कबूतर एप्स के समूह से संबंधित हैं जो गर्म रक्त वाले जीव हैं। मगरमच्छ ठंडे रक्त वाले सरीसृप हैं जिनके शरीर का तापमान परिवर्तनशील होता है। अन्य उभयचरों की तरह मेढक, टोड ठंडे रक्त वाले जीव हैं। देखिए 40 नंबर कहता है कि मिर्च में तीखापन जो है किसके कारण होता है? 140 का फर्स्ट कैप्साइसिन। तो मिर्च में तीखापन इनमें पाए जाने वाले एक सक्रिय घटक कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कैप्साइसिनोइड्स कैप्सिक्रम जीनस द्वारा निर्मित मुख्य जो मेटाबोलाइट्स हैं। रसायनों का यह क्षारीय जैसा वर्ग मिर्च के विशिष्ट तीखेपन के लिए जिम्मेदार है। फिर नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट यानी डेंट्रीफिकेशन बोलते हैं। तो मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट भी जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में बदल जाता है। विनाइट्रीकरण हवा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध बैक्टीरिया जो स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस द्वारा किया जाता है। फिर केवल कुछ प्रोकैरियोटिक प्रजातियां ही जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है। कहता यह जो है प्रक्रिया मिट्टी के स्वस्थ सूक्ष्म जीवों और पौधों की वृद्धि और पशु स्वास्थ्य के लिए नाइट्रोजन के पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? 142 का फर्स्ट जीन। तो डीऑक्सीराइबोज युक्त न्यूक्लिक एसिड को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए का वह क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए जो है एनकोड करता है जीन कहलाता है। डीएनए जो है विकास कार्यप्रणाली प्रजनन इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है जो विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सभी आवश्यक आनुवंशिक जानकारी रखता है। नेक्स्ट देखिए फिर है कि जीन जो है न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जो प्रोटीन या एमआरएनए के लिए जो है कोड करता है। प्रतिलेखन और अनुवाद की प्रक्रिया के माध्यम से डीएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है।
फिर माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता। तो देखिए, वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पैतृक लक्षण या गुण माता पिता से संतान तक स्थानांतरित होते हैं, वह आनुवांशिकता हेरिडिटी का आधार है। भिन्नता वह डिग्री है जिसके द्वारा संतान अपने माता पिता से भिन्न होती है। निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान माता पिता द्वारा अपनी संतानों में जो लक्षण प्रसारित किए जाते हैं वे वंशानुगत गुण होते हैं। यह वंशानुक्रम जो आनुवांशिकता के कुछ नियमों द्वारा निर्धारित होता है। कहता आगत तथा निर्गत शिराएँ मिलती हैं। फर्स्ट तो केंद्रीय शिरा तंत्र पर, तो इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर स्थित तंत्रिकाएं और जो है गैंग्लिया होती हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं। इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाओं के बीच जो रिफ्लेक्स एवं आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी में एक बंडल में मिलते हैं। ठीक है, पूरे शरीर की नसें मस्तिष्क तक जाते समय रीढ़ की हड्डी में एक जो बंडल को मिलती हैं। फिर है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए। तो देखिए रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस एक प्रकार की दृष्टि हानि है जिसे निक्टालोपिया भी कहा जाता है। रेटिना की रॉड कोशिकाओं में जो है रोडोप्सिन फोटो रिसेप्टर की कमी के कारण व्यक्ति की कम रोशनी में जो है रखने में असमर्थता होती है। विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 146 देखिए, कहता भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रकार के द्वारा मुक्त की जाती है। 146 का दूसरा श्वसन। तो ऊर्जा को निर्मुक्ति के साथ कोशिका में विभाजन के टूटने की प्रक्रिया को सेलुलर श्वसन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवों की आवश्यकताओं में होता है। श्वसन चयापचय प्रतिक्रियाओं और प्रक्रिया का एक समूह है जो जीवों की कोशिकाओं के भीतर होता है और इसीलिए ऊर्जा मुक्त करता है। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और अधिकांश खांसी जैसे सामान्य बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियां भी वायरस के कारण होती हैं। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि टाइफाइड और तपेदिक जीवाणु संबंधी बीमारियां। कान के ड्रम का कंपन किसके द्वारा होता है, 148 का ध्वनि तरंग। तो आने वाली ध्वनि तरंगों के कारण कान का पर्दा कंपन करता है और वह कंपन मध्य कान की 3 छोटी हड्डियों तक फैल जाता है। ध्वनि तरंगें कान की नलिका से होकर कान के पर्दे तक पहुंचती हैं। कान का पर्दा त्वचा की एक पतली परत है, ध्वनि के टकराने पर ड्रम की तरह कंपन करती हैं। ये कंपन मध्य कान की छोटी हड्डियों को हिलाते हैं जो आंतरिक कान में कंपन भेजते हैं। ठीक है, अंत में सदृश आंतरिक कान से मस्तिष्क को भेजा जाता है। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, तो हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक आकर्षण होता है। यह वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का विशिष्ट लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक जो है टेट्रामेरिक अणु है जिसमें 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक गैर प्रोटीन हीम समूह से जुड़ा होता है। हीम भाग में लोहा और 4 जो है पायरोल रिंग होते हैं, इसलिए इसे जो है फेरोटोफोरफिरिन जो है 9 भी कहते हैं। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन केशिका। तो देखिए केशिकाएं धमनियों और शिराओं की सबसे छोटी शाखाओं का कनेक्शन है। केशिका दीवारें एक जो है कोशिका मोटी होती हैं। केशिका अणुओं को जो है केशिका की दीवारों से गुजरने की जो है अनुमति देती है। अन्य प्रकार की रक्त वाहिकाएं की दीवारों के पार जो है सामग्रियों का यह आदान प्रदान संभव नहीं है क्योंकि उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।